आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस चैनल ने बहुत ही जल्द समय में प्रगति करते हुए आपके विश्वास को जीतते हुए 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर चुका है। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि मुझे बेहद इस बात की खुशी है कि इतने कम समय में जो विश्वास हासिल किया है चैनल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक एवरेज निकालें तो कहाँ लाखों लाखों सब्सक्राइबर लेकर लोग बैठे हुए हैं, व्यू आ रहा है 1000, 1500, 2000, और मेरे सब्सक्राइबर में 3000 हैं और मेरे व्यू जाते हैं मैक्सिमम 2000, 4000, 5000, 10-10 हजार तक व्यू गए हैं। ये बताता है, जताता है कि हाँ, आपके कंटेंट में दम है, आपकी बात में दम है। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं कहीं प्रमोट करके यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि आदि माध्यम से नहीं लाए गए हैं और न ही हाथ पकड़ के खींचे गए हैं। ये आपका विश्वास बना है, उसके बाद आपने उस सब्सक्राइबर को बटन को दबाया है। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और आपके विश्वास को मैं कायम रखूंगा। और ये चैनल जो आपको सामने दिखाएगा, जो फ्रंट पे दिखाएगा, वही अंदर भी दिखाएगा। ऐसा नहीं है थंबनेल पे बड़ा बड़ा बात लिख देना, बड़ी बड़ी बातें कर देना और तरह तरह के टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए चीजों को दिखा देना सजा करके, और अंदर पता लगा कचरा भरा हुआ है। ठीक है। तो ऐसी चीजें यहाँ से नहीं होना है, कभी नहीं होना है। आज नहीं, 10 साल बाद, 5 साल बाद भी ऐसा कुछ नहीं होगा। और आपको सही रास्ते पर लाना मेरा कर्तव्य है। जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कोई किसी शॉर्टकट से आगे बढ़ना चाहता है, कोई धन दौलत के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है। मेरी ऐसी कोई लालसा नहीं है। मेरी लालसा सिर्फ इतनी है, आपके विश्वास को जीतना। और जो ये शिक्षा का मुहिम है, जो व्यापार आज के समय में चल रहा है, इसको थोड़ा सा स्टॉप करना, लोगों की नींद हराम करना। क्योंकि मैं एक नहीं कह रहा हूं कि आप पैसा मत खाओ, मैं कह रहा हूं आप करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, खरबपति बन जाओ, हेलीकॉप्टर से उड़ो, चार्टर्ड प्लेन प्राइवेट ले लो। लेकिन यार, जो विश्वास किए हैं बच्चे, उनको मिसगाइड मत करो। जो अच्छी पुस्तक है उसके बारे में बताओ, वहां से पढ़ाओ। ठीक है। ये नहीं कि बस मेरा ही सब कुछ है, मेरा नोट्स बिना पढ़े तुम्हारा तो कल्याण होगा ही नहीं, बिना मेरे प्रवचन सुने और मेरे नोट्स को देखे बिना तुम सेलेक्ट हो ही नहीं सकते, सेलेक्ट हो ही नहीं सकते। इस तरह की बातें, बेईमानी वाली बातें होती हैं। तो आज देखिए, लगातार मैं आपको किताबों का सोर्स बताया हूँ, किस माध्यम से आप आराम से, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, आप 100+ स्कोर जीएस में भी कर सकते हैं। हिंदी के लिए हमारी पुस्तक है ही, उसको बताया है, और सारी चीजों को मैंने बताया है। और इसमें भी सारा प्रूफ दिखाया है। पीसीएस 2023 के 150 प्रश्नों में 35 क्या 37 करंट अफेयर्स को घटाने के बाद जो 113 प्रश्न बचा था, उसमें मैंने 100+ का साक्ष्य दिया है, दो किताबों से, घटना चक्रावलोकन और लुसेंट से। उसी तरह समीक्षा अधिकारी में करंट अफेयर्स प्लस रीजनिंग, 20 करंट अफेयर्स 23 में आया था, 15 आपका जो है रीजनिंग मैथ हो गया। तो इस प्रकार से 35 प्रश्नों को जब मैंने घटा दिया तो बचा 105। 105 में मैंने 83-84 प्रश्नों का साक्ष्य दिखाया है, जो अपनी आप में बहुत बड़ी बात है। यानी बहुत ज्यादा बोझ पाले, बहुत ज्यादा नोट्स पाले, जो समय आपके पास कम समय है, उसमें अगर बेहतर प्रदर्शन करना हो तो इनसे अलावा, इनके अलावा और कोई आपके पास शार्ट रास्ता नहीं है और बेहतरीन रास्ता नहीं है। ठीक है। बाकी आप सालों साल पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सी अच्छी किताबें हैं, एनसीईआरटी हैं, और से टेक्स्ट बुक वगैरह हैं, अच्छे अच्छे राइटर हैं, उनकी किताबों को आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं जो स्ट्रेटजी अभी बता रहा हूँ, ये ब्रॉड लेवल का भी स्ट्रेटजी है और शॉर्ट लेवल का भी है। मतलब हर तरह से आपको लाभ मिलने वाला है इससे। ठीक है। तो बात करते हैं। देखिए, आज हमने सब इकट्ठे भी प्रूफ दिया है, किस एग्जाम में कितने आए हैं, आरओ का अलग दिया है, समीक्षा अधिकारी का अलग दिया है। ठीक है। तो आज नंबर है सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, परिस्थिति। एक साथ देने के बाद मैंने अलग अलग पार्ट में इन सब चीजों को बांट दिया हूं, ताकि आराम से आप साइंस का अलग देख लें, इतिहास का अलग देख लें, राज व्यवस्था का अलग देख लें, है ना। तो सामान्य विज्ञान और पर्यावरण को एक साथ शामिल करते हुए इसके सारे साक्ष्य को दिखाने वाला हूँ, जो पीसीएस 2023 में पूछा गया है और आरओ 2023 में। इसमें लगभग 45-46 प्रश्न पूछे गए हैं और 40 से ऊपर प्रश्न आपका इन्हीं दोनों किताबों से हो जा रहा है। बात नहीं करता हूं, साक्ष्य भी दिखाता हूं। आप भी आगे आइए, देखते हैं क्या क्या है। ये जो पेज है प्रश्नों का, देखिए साइंस का शुरुआत, ये प्रश्न इसलिए काट दिया हूं
क्योंकि ये प्रश्न जो है करंट अफेयर्स का है, ठीक है, इसलिए इसको काट दिया हूँ। यहाँ से बात करता हूँ तो प्रश्न शुरू हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है, ठीक है। पहला विकल्प है आर्गन, दूसरा क्रिप्टन है, तीसरा है एक्टिनियन है, ठीक है। थोड़ा सा पेज साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इस पेज को लगाना मेरे सामने मजबूरी इसलिए आ गई थी क्योंकि इसी के हिसाब से मैंने पेज पे क्रम संख्या लिखा है। तो प्रश्न नंबर 95 पे मैंने जो पढ़ा है नोबल गैस कौन नहीं, उसका साथ दिखाऊंगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन्स अग्नाशय के लैंगरहंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है, ठीक है। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा mRNA वैक्सीन जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है, ठीक है। ये दो प्रश्न है, स्पष्ट रूप से एकदम सेम टू सेम तो नहीं मिले हैं, बाकी सब मिले हुए हैं। आगे बात करते हैं। समय में है कौन सा निम्नलिखित में कौन सा कारक जैव विविधता के द्वारा के लिए जैव विविधता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। आनुवंशिक कुछ करके है, देखिए फोटो साफ नहीं आया है। परभक्षियों पर नियंत्रण दूसरा है, प्राकृतिक वास का विनाश है, कीट नियंत्रण। ये तो बेहद ही सरल प्रश्न है और अक्सर आता रहता है, रिपीटेड प्रश्न है। पौधे में जाइलम परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है जल या ऑक्सीजन, इम्यूनो एसिड या भोजन। अगला प्रश्न है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, वे स्रोत हैं जो हैं गैर नवीनीकरण या नवीकरणीय है या विद्युत जनित है या उष्मा जनित है। तो इतने प्रश्न, कितने, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न एक पेज में, 7 प्रश्न है। सातों प्रश्न का मैं प्रूफ दिखाता हूं, जिसमें से कुछ अधूरे प्रूफ हैं लेकिन थोड़ा आइडिया लिया जा सकता है। बाकी जो प्रश्न हैं उनका पूरा का पूरा एकदम सेम टू सेम मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। 96 प्रश्न की बात करें, देखिए यहाँ पर ये प्रश्न एमपीपीसी 2016 में दिया गया है। कौन सी नोबल गैस कहलाती है, इसमें पूछा गया है, ठीक है। नोबल गैस आवर्त सारणी किस तरह से, जब आप व्याख्या पढ़ते हैं, मैंने क्या बताया है, प्रश्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए व्याख्या है। प्रश्न तो पढ़िए, जरूर पढ़िए, ठीक है, और उसके साथ साथ व्याख्या भी पढ़िएगा। तो इसमें जो आवर्त सारणी में कुल 18 तत्व हैं, इनमें 6 तत्व हैं जिनका नाम है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, ठीक है। यही 6 तत्व हैं जो नोबेल गैस कहलाते हैं, ठीक है। और इन्हें उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, नोबेल गैस भी कहा जाता है और निष्क्रिय गैस भी कहा जाता है। तो ये 6 तत्व को आप अगर ध्यान में अच्छे से बैठा लिए एक बार पढ़ के मेहनत से, तो ये फिर कभी भूलने वाला नहीं है। इस प्रकार से पहले प्रश्न में एक लास्ट वाला जो डी ऑप्शन था बिल्कुल अलग है, उसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान से अलग है, एक्टिवियन करके कुछ था क्या, तो स्पष्ट रूप से आप यहां से देख सकते थे। और ये सब चीजें बार बार आई हुई है, ये सब प्रश्न बार बार आते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ऊपर वाला घटना चक्र का था, नीचे वाला लुसेंट का पेज है। यहाँ पर आवर्त सारणी में जो 6 तत्व है जिन्हें सक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं, नोबेल गैस कहते हैं, उसमें जो है आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, हीलियम, रेडान, नियान एकदम स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आराम से कर लेंगे। 57 नंबर में था अगला, अग्नाशय में से क्या होता है, ठीक है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथ है जिससे पाचक एंजाइम तथा इनकी लैंगर हिंस दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है, ठीक है। यही प्रश्न था 97 नंबर में, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे दिया है। और यहाँ भी देखिए बार बार प्रश्न आया है, दूसरे प्रकार से घुमा के पूछा गया है। इंसुलिन और ग्लूकान जब नहीं बनते हैं तो अग्नाशय में खराबी की संभावना रहती है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है इंसुलिन अल्फा कोशिकाओं के ग्लूकान से इस सब तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी। यहाँ भी देखिए कौन सी ग्रह अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों है, यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है। ऐसे रिलेटेड प्रश्न बहुत से आए हैं। मधुसूदनी, इसको हिंदी में इंसुलिन को बनते हैं, अंतःस्राव हार्मोन है, एक पेप्टाइड है, सब इसके बारे में दिया है। आराम से अच्छे से पढ़िए। इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, मानव तंत्र इंसुलिन में चपाचपे क्या है। फिर देखिए यहाँ पे लुसेंट का पेज लगा हुआ है, लैंगर हिंस की दीपिका हेडिंग ही डाल दिया जो आपके प्रश्न में है, ठीक है। यहाँ पे सब दिया हुआ है। यह अग्नाशय के एक भाग लैंगर हिंस की दीपिका की बी कोशिका द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। 97 प्रश्न का साक्ष्य हो गया। और ये है 98
डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए होता है? 3 बीमारियां हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी जिसे कुकुर खांसी भी बोलते हैं, टिटनेस, धनुष टंकार भी बोलते हैं टिटनेस को, ठीक है। रोहड़ी भी बोलते हैं, डिप्थीरिया को हिंदी में रोहड़ी बोलते हैं, काली खांसी, कुकुर खांसी, टिटनेस या धनुष टंकार, ठीक है। ये सब भी आप देख सकते हैं। यहाँ लूसेंट के पेज है, ठीक है। 99 प्रश्न में था कोविड-19 के प्रभावी कुछ वैक्सीन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। ए में ए विकल्प था, बी में ए वाला लिखा था, डी में ए वाला था, तो ये 3 था ही। और एक स्पुतनिक भी है, स्पुतनिक लाइट भी है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है, देखिए जो 100 नंबर का प्रश्न था उसमें था जैव विविधता के ह्रास के लिए सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है? उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है प्राकृतिक वास का निवास। एक विकल्प आपका उसमें था, वही आपको चूज करना था। पीसीएस 2010 प्री में पूछा गया है, फिर से प्रश्न आया है, यहाँ भी है, पीसीएस 16 में है, ये बार बार ऐसा प्रश्न आता रहता है, बहुत ही आसान है। यहाँ भी देखिए आवासीय विनाश या प्राकृतिक आवास का विनाश पीसीएस 15 में पूछा गया है, ठीक है। इस प्रकार से ये सब प्रश्न बार बार आते हैं। पौधों में पानी कैसे पहुंचाया जाता है? 101 नंबर प्रश्न में था। मैंने आपको पहले भी बताया, आरओ में भी प्रश्न शायद पूछा था, मैंने बात किया था। पानी को जल भी कहते हैं, जल से जाइलम, ठीक है। जल से जल होता है, जल से जाइलम, ध्यान बना लो। जल से जल, जल से जाइलम, जल पहुंचाता है जाइलम। और फ से फल यानी भोजन का हो जाएगा फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है। ये भी प्रश्न रिफ्टेड है, आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। जाइलम का हो गया। यहाँ देखिए फ्लोएम आ गया। फ्लोएम क्या है? आहार, फल, भोजन, है ना। भोजन को, आहार को फल के रूप में लोगे तो फल से फ्लोएम अपना एक कोड बना लोगे, ट्रिक बना लोगे, ठीक है। 101। यहाँ भी देखिए लुसेंट का पेज है। जाइलम को जल संवाहक ऊतक भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य है अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ठीक है। फ्लोएम का काम है, फ्लोएम को बास्ट ऊतक भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य है हरे पौधों को निर्मित भोज्य पदार्थ को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना। स्पष्ट है, क्लियर है, सब कुछ किताबों में दिया है, बहुत भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ जाइलम के बारे में लुसेंट में दिया है, तो मैं क्यों कहता हूँ लुसेंट, और लुसेंट में भी सारे प्रश्न थे, घटना चक्र भी थे, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न आपको मिल जाते हैं इक्के दुक्के, जो कि घटना चक्र में नहीं है तो लुसेंट में मिल जाएगा, लुसेंट में नहीं है तो घटना चक्र मिल जाएगा। इसीलिए मैं कम से कम 2 किताबें बोलता हूँ पढ़ने के लिए, और 2 ही किताब में हमेशा करंट अफेयर्स के लिए बोलता हूँ। मिनिमम 2 किताब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। क्योंकि 90% नहीं, हमें 100% मेहनत करना होगा, और 100% स्कोर करने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के हम 80% करेंगे। और मेरिट का कोई भरोसा नहीं, 65% या 70%। जब हम 75-80% करके आएंगे प्रश्नों को, तो पूरे कॉन्फिडेंस में हम अपनी अगली तैयारी में लग जाते हैं, ठीक है। फ्लोएम के बारे में भी दिया है, फ्लोएम का क्या कार्य है। और उसके बाद प्रश्न नंबर 102। 102 में क्या था? कौन गैर परंपरागत है, कौन परंपरागत है? गैर परंपरागत में देखो आते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, जो नवीन ऊर्जा के साधन बने हुए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय कचरे से उत्पादित ऊर्जा, है ना, जिससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होने की संभावना रहती है, उसी को गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। अनवीकरणीय या फिर परंपरागत में वही कोयला, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, सेल, प्राकृतिक गैस, जिनसे प्रदूषण उत्पन्न होता है, ठीक है। ये आपका देखिए पेज है, घटना चक्र का दिया हुआ है, बढ़िया से एकदम। यहाँ भी देखिए दिया हुआ है गैर नवीकरणीय कौन है और परंपरागत कौन सा है। गैर परंपरागत स्रोत, नवीकरणीय संसाधन किसको कहा जाता है, पूरा अच्छे से दिया हुआ है। अब आप पढ़ेंगे नहीं तो बताइए मैं क्या करूंगा। जैव ऑक्सीजन मांग, अगला बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसे पानी में पाया जाता है, खास करके जब प्रदूषण की स्थिति आती है पानी में, तो ये जो है नापा जाता है, ठीक है। जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई क्या है? जैव ऑक्सीजन मांग यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, ठीक है। 103 नंबर प्रश्न है। अगले पेज पे प्रश्न दिखाता हूँ, फिर 2-4 प्रश्नों की चर्चा करूंगा, फिर उसका साक्ष्य दिखाऊंगा। यहाँ देखिए हो गया, पौधों में जाइलम क्या कार्य है? चल, पहला ही ऑप्शन सही है। गैर पारंपरिक ऊर्जा जो स्रोत है उसे क्या कहा जाता है? नवीकरणीय कहा जाता है, ठीक है।
गैर पारंपरिक नहीं, पारंपरिक, पारंपरिक को जो है नवीकरणीय कहा जाता है, ठीक है, अनवीकरणीय। और गैर पारंपरिक को क्या कहा जाता है? और देखिए यहाँ पे प्राकृतिक वास का निवास वाला था, ठीक है। ये सारे प्रश्न हो गए। एक प्रश्न चर्चा किया था मैंने, बीओडी क्या है? बीओडी है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण नापने की मांग, ठीक है। तो आराम से आप उत्तर इसका चुन सकते थे। अगला प्रश्न है जलीय पौधे, पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। एजोला नहीं सुना है आपने नाम? बहुत बार सुना होगा। अभी प्रूफ दिखाते हैं, प्रश्न रिपीटेड है। निम्नलिखित में किसे हंसी पैदा करने वाली गैस कहा जाता है? इससे आसान क्या हो सकता है? एक बार नहीं बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आपको कई उदाहरण दिखाते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? नमक के, आयोडीन के हैं। बहुत बार प्रश्न आ गया, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, रिपीटेड प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? देखिए साफ नहीं, निम्फेथिस, निक्थेथिस क्या दिया है अभी स्पष्ट इसमें फोटो साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए पढ़ नहीं पा रहे हैं। और जब वीडियो अपलोड कर दूंगा तो ये एचडी में हो जाएगा, तो आराम से आप वहां पे देख सकते हैं। मानव हृदय कितने चेम्बर्स घटकों का बना होता है? 4 का बना होता है। आपको नहीं पता? दायां अलिंद बायां अलिंद। इससे आसान क्या है? करंट का है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत का योगदान पूछा है, तो इसको मैंने काट दिया है। वह भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि नहीं कहते हैं। जल संरक्षण रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित किस वर्ष अपनाया गया? 74, 76, 75 या 77? तो शायद 74 है। अभी मैं दिखा के क्लियर कर दूंगा। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र उदाहरण किसका है? दलदल का है, नदी का है, तालाब का है, या का है दिया है जी? चलो कुछ है ऑप्शन, वो गलत है, उसका नहीं है। ए किसका है अभी दिखाते हैं। तो इस प्रकार से देखो, एक प्रश्न ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, एक करंट है छोड़ दिया, 7, 8, 9, 9 के 9 का साक्ष्य मैं दिखाने वाला हूं दोनों किताबों से, ठीक है। रुक जाइए। बीओडी का हो गया, ठीक है। 103 नंबर प्रश्न था। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन क्या होता है? ये भी दे दिया है, राजस्थान पूछा है। 103 नंबर में देखिए फिर से ये प्रश्न है, ये 103 का साक्ष्य था। जैव ऑक्सीजन मांग हो गया। 103 का साक्ष्य जगह जगह दिया हुआ है। आईएएस प्री 2017 में पूछा गया है जैव ऑक्सीजन मांग के बारे में, है यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं। जैव ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके लिए एक मापदंड है? रक्त में नहीं नापा जाता है, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण मापन के लिए, मापने के लिए होता है, ठीक है। जगह जगह दिया हुआ है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये सब चीजें भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एजोला वाला आ गया, देखो है एजोला वाला प्रश्न क्या था। यहाँ पे देखिए, विभिन्न फसलों में जैव उर्वरक के रूप में, यही प्रश्न था जी ना, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों जिसे एजोबैक्टर, एजोस्पेरिलियम, नील हरित शैवाल, राइजोबियम, है ना, ये सब कहा जाता है। यहाँ पे प्रश्न के रूप में देखो, नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति में किसमें किया जाता है? नत्रजन आपूर्ति के लिए धान में। निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक हो सकता है। नील हरित शैवाल के साथ मिलाने के बाद एक अच्छा उर्वरक हो जाता है एजोला, और एजोला एक जलीय फर्न होता है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। एजोला बहुधा जैव उर्वरक रूप में प्रयोग किया जाता है। नील हरित शैवाल इसका सहचारी है, ठीक है। एजोला देखो क्या है, एक जलीय फर्न है। यहाँ पे पूछ दिया प्रश्न। 104 नंबर में भी वही देखे, 104 नंबर ही है। एजोला अल्फा अल्फा नील हरित शैवाल। अल्फा अल्फा क्या है? नील हरित जैव उर्वरक नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका उत्तर 1, 2 सही है। यहाँ से जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक में राइजोमियम है, नील हरित शैवाल है, एजोला है, एजोबैक्टर है, एजोस्पिरिलियम है, एसिटोबैक्टर है ना। इस तरह से इतने नामों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो विकल्प आराम से पहचान जाएंगे, ठीक है। अल्फा अल्फा फलीदार एक पौधा है, न कि जैव उर्वरक। 105 नंबर में लाफिंग गैस, हास्य गैस किसे कहते हैं? इससे आसान प्रश्न कोई हो ही नहीं सकता। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है। इसे सूंघने पर हंसी आती है और इसका प्रयोग शल्य क्रिया चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में, ठीक है।
यहाँ भी प्रश्न देखिए, बीपीएससी 2009 नाइट्रस ऑक्साइड बहुत बार डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। विकल्प सी। 106 नंबर में था, समुद्री खरपतवार, समुद्री घास किस चीज का स्रोत है? ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? आयोडीन। ये देखो पीसीए 2015 में पूछा गया है मेंस में, और वो प्रश्न किस में आया है? पीसीए 2023 में। ठीक है, चलिए आइए, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य था महत्वपूर्ण स्रोत है। आरओ प्री 2017 में किसका है? आयोडीन। कितनी बार ये प्रश्न आया और रिपीटेड आया है? पीसीएस प्री 2023 तो बहुत सरल था, इसीलिए तो मेरिट ज्यादा चली गई थी। घटपर्डी, घटपर्डी क्या है भाई? यही सही सुमेलित नहीं है, परजीवी आवृत्त विजी नहीं है। घटपर्डी को नेम्फेथिस कहते हैं अंग्रेजी में। ये प्रश्न भी देखो आया हुआ है भैया तुम्हारा आरओ 2016 प्री में। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन की जहां कमी होती है वहीं पर इनकी उत्पत्ति होती है, और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। प्रायः ऐसे स्थान पर उगता है जहां मृदा में नाइट्रोजन कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों का भक्षण करने के बाद पचाकर करता है। ठीक है, यहाँ भी देखो घटपर्डी के आगे जलोद्भिद लिखा है, तो ये गलत है, क्योंकि ये दलदली और अधिक नमी वाले स्थानों पर तो उगते हैं, लेकिन एकदम जल में नहीं उगते। जलोद्भिद से आशय अंशतः अथवा पूर्णतः जल निगम्न पौधे से होता है, निमग्न। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि निम्फेथिस खासियाना जिसे हिंदी में घटपर्डी कहते हैं, ये अधिकतर मेघालय के क्षेत्र के दलदली क्षेत्रों में होते हैं। अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए एक कीट का भक्षण करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी हाँ, यहाँ भी प्रश्न आया है आईएएस 2008 में, कीटाहारी पादप कौन सा है? यही है घटपर्डी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं निम्फेथिस। घटपर्डी के निम्नलिखित भागों में कौन सा घट के रूपांतरण में, वही जो पत्ता होता है उसी में पैक कर लेता है। ठीक है, पत्ता। ठीक है, ओके। फिर कितनी बार ये प्रश्न आया जी? यहाँ देखो, किस तत्व की कमी को पूरा करते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा, जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर उगते हैं, नाइट्रोजन कमी पड़ने पर कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे दार्जिलिंग, नैनीताल, मेघालय क्षेत्रों में कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी क्या रहती है? नाइट्रोजन रहती है। भैया कितनी बार बोले? ठीक है, ये देखो, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों में होता है? 4। एक अगले में होता है, एक दायां अलिंद होता है, एक बायां अलिंद होता है। ठीक है, 4 कोष्ठ बने होते हैं। यही प्रश्न था जी ना, ये लूसेंट का पेज है। घटना चक्र में देखो ये प्रश्न नहीं आया है। क्यों बोलता हूँ लूसेंट लगाने के लिए? कुछ लोग कहते हैं लूसेंट लगाएं कि न लगाएं, लूसेंट छोड़ दें कि न छोड़ दें। अब बताओ, अब ये प्रश्न 2023 में आया है, तब तो मिल जाएगा घटना चक्र में। अन्यथा 2023 से पहले यदि लूसेंट पढ़े होते मेरे भैया, तो तुम ये प्रश्न आराम से करके आते ना, अगर किसी का गलत हुआ है तो। हालांकि ये आसान प्रश्न है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों का गलत हुआ होगा, मुझे पता है। 110 नंबर प्रश्न की बात करें तो रामसर सम्मेलन जो हुआ था उसमें क्या था प्रश्न? हाँ, वही कह रहा था कि जो जल को भंडारण करता है, जल को छोड़ता है, वही प्रश्न था। 100 किस नंबर में? 110 नंबर में। प्रश्न को एक बार और पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आर्द्र भूमि ही ऐसा क्षेत्र है जो तलछटों को हटाकर जल को शुद्ध करता है। इसी को जो है सोखने और छानने के विशाल स्पंज भी कहा जाता है। आर्द्र भूमि क्षेत्र प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज है। ये पानी को भंडारण भी करता है, पानी की गंदगी को भी साफ करता है और जल को शुद्ध करता है। ठीक है, और पानी भी छोड़ता है, इसीलिए आर्द्र भूमि को बढ़ावा दिया जाता है। ओके, अगला प्रश्न क्या है? वही आर्द्र भूमि से संबंधित है, लंबा चौड़ा है, देख के डरना नहीं है। आर्द्र भूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में किस हेतु उपयोगी है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी, अर्थात पोषण, पुनर्प्राप्त एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट को रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। इस प्रकार से आपका विकल्प सभी सही है। प्रश्न 2012 प्री में आया है पीसीएस में। आर्द्र भूमियों के संदर्भ में क्या क्या सही है? ये सब प्रश्न बहुत बार आते रहते हैं। प्रश्न नंबर 111 में क्या था? जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया? एमपी पीसीएस
17 प्री में पूछा गया है, उत्तर है इसका 1974। ठीक है, सारा प्रूफ मैं दे रहा हूं, 90% प्रूफ, 90 क्या 95। ठीक है, 112 में क्या था जी, लैंटिक आवास और लोटिक आवास, लैंटिक आवास और लोटिक आवास। स्थिर जल के आवास को लैंटिक आवास कहते हैं, बहते जल के आवास को जैसे नदी को लोटिक आवास कहते हैं। था न विकल्प में नदी जी, यही प्रश्न था न, लैंटिक नहीं था, लोटिक के बारे में पूछा था। अब ध्यान रखना, जब कभी अगर आपसे पूछे कि स्थिर जल के आवास को क्या कहते हैं, स्थिर जल के, तो कहोगे आप लैंटिक आवास, बहते जल के आवास को क्या कहते हैं, लोटिक आवास। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, लैंटिक आवास कहाँ पाया जाता है। लैंटिक आवास एमपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा है, तो कहाँ लैंटिक आवास है, स्थिर जल में, इसलिए इसका उत्तर है तालाब एवं दलदल। तालाब एवं दलदल क्या रहता है, स्थिर जल रहता है, मतलब बहता नहीं है, स्थिर जी, स्थिर। और झरना क्या होता है, तालाब तो स्थिर होता है, तालाब इसका गलत है, झरना और नदी ये क्या होता है, बहता हुआ जल है। तो जब अरे क्या लिखा जा रहा है, बहता जल की बात करेगा तब आपका लोटिक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 113, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थापित है। यह है जामनगर गुजरात में। प्रश्न पीसीएस 2018 प्री में पूछा गया है, और अभी आपके सेम टू सेम प्रश्न यही जो है 23 में आ गया है। ये भी प्रश्न आपके उसी पुस्तक में मिल जाएगा। नाइट्रोजन वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, नाइट्रोजन वृद्धि के लिए नहीं, नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। प्रश्न भी, इससे पहले प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक, अच्छा वो कीट भक्षी वाला ही है। ठीक है, चलिए ये तो दिखाया ही था। 15 में था मरुद्भिद पौधा क्या होता है। ठीक है, मरुद्भिद पौधे दूसरे कुछ होते हैं। अब एक बार ऐसा करते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, हमारे भी दिमाग से उतरने लगा है, प्रश्न देख लेते हैं 115 पर। हाँ, तो एबीओडी को हो गया, कन्फर्म हो गया। जल पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच किया जाता है, मापन किया जाता है, मापन किया जाता है। जलीय पौधे जिसका प्राय जल प्लावित धान में जैव उर्वरक रूप में एजोला है, नीलहरित शैवाल भी होता है, जो बैक्टर होता है एजिटोबैक्टर होता है। हंसी पैदा करने वाला नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, आयोडीन के हैं, या समुद्री घास शैवाल को ही घास बोला जाता है जी। यहाँ पे पृथ्वी पे उगते हैं उसको घास कहा जाता है, समुद्र में जो घास होते हैं उसको शैवाल भी कहा जाता है, समुद्री घास और शैवाल दोनों कहा जाता है। ठीक है, मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, घटक होते हैं, 4 होते हैं। दाया अलिंद बाया अलिंद होता है। भौगोलिक गाय जो पानी को इकट्ठा करती है, आर्द्रभूमि, विकल्प सी सही हो गया। जल संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण हो गया। लोटिक आवास किसका हो गया भाई, अभी हमने पढ़ा लैंटिक आवास स्थिर जल कहते हैं। तो स्थिर दलदल तो स्थिर है, तालाब स्थिर है, ये भी स्थिर है, नदी है, तो बहते जल को लोटिक कहते हैं, स्थिर जल को लैंटिक कहते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी जामनगर गुजरात। ठीक है, निम्नलिखित में प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है, नाइट्रोजन। हाँ 114, ये तो दिखाई दिया प्राकृतिक रेशम का घटक कौन है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर 115 में है भैया, रेगिस्तान। रेगिस्तान को मरुद्भिद भी कहते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर को मरुद्भिद ही कहते हैं जी, रेगिस्तान को ही मरुद्भिद कहते हैं ना। ठीक है, पेप्टिक, डेंगू, फील पाव, मलेरिया। तो भाई मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, डेंगू किससे होता है, विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है। फील पाव किससे होता है, क्रीम से होता है। ठीक है, इन सब का साक्ष्य दिखाएंगे। पोषण स्तर बनते हैं, कैसे बनते हैं, खाद्य श्रृंखला के संबद्ध होने से बनते हैं कि नहीं बनते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव कैसे किया जाता है, इन सिटू द्वारा या एक्स सिटू। ठीक है, इन सिटू एक्स सिटू, एक जो है संरक्षण का प्रक्रिया है। तो उसके बारे में भी हम लोग साक्ष्य देखेंगे। 98 और ऐसे कुछ करके है। भारत के किस भाग में हांगुल पाया जाता है, हांगुल एक प्रश्न भी रिपीटेड है, जम्मू कश्मीर पाया जाता है। तो इतने प्रश्नों का हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ इस प्रश्न से फोकस नहीं, 115 में है कि भाई रेगिस्तान का जहाज तो ऊँट को कहा जाता है, सभी जानते हैं, बच्चों वाला प्रश्न है। यहाँ पे था कि मरुद्भिद या रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवर हो या पौधे हो, उन्हें क्या कहा जाएगा, तो उसे मरुद्भिद ही कहा जाएगा। विकल्प में आपके मरुद्भिद था। ठीक है, वही बात है, यहाँ पे मरुद्भिद को ही रेगिस्तान
अगला प्रश्न है 116 नंबर। डेंगू किससे होता है? विषाणु से। 16 नंबर में सूची था, मिलान था, पहले को दूसरे से मिलाना था, तो वहां पे डेंगू लिखा था। डेंगू विषाणु वायरस से होता है, ठीक है। उसके बाद था, क्या था, कीट के काटने से डेंगू होता है, विषाणु से होता है। डेंगू बुखार क्या है, ये सब दिया है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम नामक जो है एक कोशिकी प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है। बहुत आसान है, ठीक है, हर जगह है, प्रश्न रिपीटेड है, ठीक है। फील पाँव किससे होता है? गोल क्रीम नेमिटोड। क्रीम लिखा था, गोल क्रीम नहीं लिखा तो कहोगे हम करेंगे ही नहीं, तो ये कौन सी बात होती है ना। उसके बाद क्या था भैया, मलेरिया से प्रभावित कौन अंग होता है, ये सब पढ़ते चले जाना। वहीं देखो, यहाँ से पढ़ लिए कि मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है भैया, पीलिया तिल्ली। तुमने पढ़ा फिर व्याख्या, तो पता चला मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु से होता है। तो प्रश्न आएगा तो कर लोगे ना, जो अच्छे से पढ़े रहोगे भैया। यहाँ भी देखो है, प्लाज्मोडियम परिवीही वाहक है, मच्छर है, ठीक है। गोल क्रीम नेमिटोड से होने वाला कौन सा रोग है? यहाँ देखो फाइलेरिया फील पाँव दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से व्याख्या पढ़िए यहाँ पे। इस प्रकार से देखिए, मिलाने के लिए भी आया है, मलेरिया प्रोटोजोआ है। बाकी विकल्प कोई आपके प्रश्न में नहीं था, कोई बात नहीं, पढ़ लेना, आगे काम आ जाएगा। ऐसे ही प्रश्न बनता है। फिर मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। बीमारी का नाम दिया है। डिप्थीरिया कैसे होता है, सब दिया तो है, पढ़िएगा तब तो भाई। यहाँ डेंगू ज्वर कैसे कहते हैं? डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, वायरस से होता है, ठीक है, सब दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 117, खाद्य श्रृंखला। अरे भैया, खाद्य श्रृंखला, जब खाद्य खाद्य स्वयं निर्मित करते हैं, जंतु प्रक्रिया अपनी होती है, उत्पादक जो होते हैं घास, वही होता है आहार श्रृंखला का निर्माण होता है, ठीक है। जब खाद्य श्रृंखला एक सीध में हो जाते हैं तो उनसे ही आहार श्रृंखला का निर्माण होता है, ठीक है। 117, पेज बड़ा खराब आ गया है। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता होता है, सब डिटेल में दिया हुआ है। बहुत ही आसान प्रश्न था, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। वे पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, प्राथमिक पोषक उत्पादक कहलाते हैं। ये सब चीजें जगह जगह पे दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 118, कहा था, तो था ना राष्ट्रीय उद्यान की वन्य जीव, कुछ ऐसे था कि उसमें किस प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है। अभी प्रश्न को एक बार और देख लेंगे। एक होता है इन सीटू प्रक्रिया, स्वस्थाने, मतलब वहीं पर। एक होता है इन सीटू, और एक होता है, देखो यहाँ भी दिया है, एक्स सीटू, बाह्य स्थानीय, यानी बाहर ले जाकर के। तो राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभ्यारण्य में इन सीटू संरक्षण द्वारा आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है, उनको बाहर कहीं नहीं ले जाया जाता है, तब ऐसी स्थिति को इन सीटू या स्वस्थाने कहते हैं, ठीक है। जबकि दूसरे कहीं स्थान पर जब ले जाकर किया जाता है इलाज, तो उसे एक्स सीटू कहते हैं, इलाज संरक्षण। जैसे जीन बैंक में, उत्तक संवर्धन केंद्र, वानस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि बाह्यवासन यानी एक्स सीटू प्रक्रिया के तहत इनका संरक्षण किया जाता है। यहाँ भी दिया है स्वस्थाने, बाह्य स्थाने, कितना बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। इसमें कहाँ कहाँ होता है पूछ देगा। पवित्र झील, जीव मंडल निचय, राष्ट्रीय उद्यान। बाह्य स्थाने क्या में क्या क्या आते हैं? प्राण बगीचा यानी जीव बगीचा है, वृक्ष उद्यान, वनस्पति उद्यान, जल तंत्र, चिड़ियाघर। देख रहे हैं ना, सब अच्छे से पढ़ सकते थे। स्वस्थानीय पद्धति नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? वनस्पति उद्यान नहीं है, स्वस्थानीय इन सिटू नहीं है, आउट सिटू है, आउट सिटू कह रहे हैं, एक्स सिटू, ठीक है, बाहर ले जाके इलाज किया जाता है। यहाँ पे बढ़िया से दिया हुआ है, वनस्पति उद्यान स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत नहीं आता, जबकि जीव मंडल, राष्ट्रीय पार्क, वन्य प्राणी अभ्यारण्य इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव कैसे किया जाता है? इन सीटू द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान में इन सीटू किया जाता है, ठीक है। यहाँ भी विस्तार से बढ़िया से दिया हुआ है। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान, अरे भाई उसमें डायरेक्ट पूछ लिया कि हंगुल कहाँ पाया जाता है। यहाँ कह रहा है दाची गांव में क्या पाया जाता है, तो हंगुल कश्मीरी टैग, हंगुल को कश्मीरी टैग कहते हैं। कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 119 का साक्ष्य मिल गया।
दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से हंगुल, जिसे कश्मीरी टैग कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल लाल हिरण की एक प्रजाति है जो केवल कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 120 में क्या था जी? जैव निम्नीकरण क्या है? चलो प्रश्न देखते हैं पहले। तो यहाँ देखो, हो गया ना, भारत के किस भाग में संगुल पाया जाता है? हाँ, अरे सॉरी, हंगुल। हंगुल हिरण पाया जाता है। ठीक, हिरण की उपप्रजाति अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, वही हंगुल है। जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में दाचीगाम में पाया जाता है। अगला प्रश्न हो सकता है घुमा के पूछ दे। पढ़ो अच्छे से यार, मजाक ना करो, पढ़ाई के साथ पढ़ोगे सब आएगा, बहाना करोगे बहुत आएगा। लोगों के चक्कर में पढ़ोगे, मिलियन लाखों संख्या वाले यूट्यूबरों के चक्कर में, तो कहेंगे भैया पहले मुझे प्रसाद चढ़ाओ, फिर मेरा अमृत पियो, तभी उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। उनके चक्कर में मत पड़ो भैया, भवकाल के चक्कर में मत पड़ो, हकीकत में आओ। गांधी जी ने लंगोट पहन के हिला दिया था पूरी दुनिया। ठीक है। पोषण स्तर बनते हैं, यही तो था जी, खाद्य श्रृंखला के संबद्ध होने से ही तो बनेगा। जब खाद्य श्रृंखला संबद्ध होंगे, एक दूसरे को खाएंगे लोग, तभी तो होगा पोषण स्तर का निर्माण। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक जैव विविधता कैसे किया जाता है? इंस्टीट्यूट। भारत किस भाग में हंगुल हो गया? निम्नलिखित में कौन सा बायो डिग्रेडेबल का है? साला समझ नहीं आ रहा है, क्या बताऊं। बायो, फोटो साफ थोड़ा नहीं आया है। ठीक है। जैव प्रदूषक, हिंदी में कौन सा जैव प्रदूषक नहीं है? ठीक है। तो आइए देखते हैं, घरेलू अपशिष्ट है कि नहीं है, मूत्र है कि नहीं, कीटनाशक है कि नहीं, मूल पदार्थ है कि, जाहिर सी बात है कीटनाशक नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान है, प्रूफ दिखा देते हैं। अगला प्रश्न, करेंट सा काट दिया, जनसंख्या से काट दिया, क्योंकि इसको मैं बाद में दिखाऊंगा आर्थिकी वाले में। अगला प्रश्न है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कह सकते हैं? क्या कहते हैं? अरे भाई, सतत विकास कहेंगे, भविष्य के संसाधन कहेंगे, संसाधन संरक्षण कहेंगे, खपत में कमी कहेंगे, टोटली ओवरऑल सतत विकास कहेंगे। निम्नलिखित कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? लैंगिक समानता है? भूख शून्य है? बिल्कुल है। अच्छा स्वास्थ्य और भलाई है? हाँ है। लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है, विकल्प डी। ठीक है। 124 का ध्यान रखना। देखो, 3 प्रश्न पहले बता देते हैं इस पेज का। एक, जैव प्रदूषक नहीं है, और अगला है संसाधनों का भविष्य के लिए कैसे संरक्षण किया, उसको क्या कहते हैं, और लक्ष्य दिया है 2030 में कौन नहीं है, इनका देख लेते हैं। हाँ भैया, यही था ना, जैव निम्नीकरण कौन सा है, कौन सा नहीं है? ठीक है। तो देखो, घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र, इंसानों के मलमूत्र, सीवेज, ये सब क्या है? जैव निम्नीकरण है। इनका जैव निम्नीकरण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवों द्वारा, लेकिन प्लास्टिक, डीडीटी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये सब चीजों का क्षरण नहीं किया जा सकता है सूक्ष्म जीवों द्वारा, इसीलिए जैव निम्नीकरणी रहित कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे प्रश्न देखो दिया है, जैव विघटित प्रदूषक है, कौन सा है? वाहित मल है, बाकी पारा प्लास्टिक ये सब नहीं है। बढ़िया से देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ते तो पूरा का पूरा मिल जा रहा है। घर का जो है पूरा भी दे रहा है, ये सब भी दे रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि जैव विघटित प्रदूषक कौन होता है, कौन जैव विघटित नहीं होता है। यहाँ से आपने व्याख्या में पढ़ लिया, तब भी आपको पता चल गया। घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र, सीवेज, ये सब चीजें जो है जैव अपघटक है, अपघटकों द्वारा पूरी तरह से अपघटित कर दिया जाता है। इसीलिए जैव निम्नीकरण प्रदूषकों को आसानी से प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। यहाँ भी देखिए प्रश्न आया है, कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? सीवेज, प्लास्टिक, एस्बेस्टस और पॉलीथीन वगैरह नहीं है। ठीक है। यहाँ पे देखिए सीवेज है, कागज है, मिला के तात्पर्य थोड़ा समझा करिए, ऐसा नहीं है सब कुछ रटिए, समझिए। जैव विघटन, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, विषाणु होते हैं, और ये सब चीजों के द्वारा जो जैव चींटियां भी होती हैं, ठीक है, तो वो जब किसी चीज को खा करके खत्म कर देते हैं, कागज वगैरह में देखो लग जाता है तुम्हारा जो है, कभी कभी जो है दीमक लग जाता है, वो चाट डालते हैं, है ना। फिर जमीन पे जाता है तो उसमें सड़ने लगता है, तो कीड़े उसमें लग के खा जाते हैं। इसी तरह लकड़ी होता है, उसमें भी कीड़े लगते हैं, तो उसका जैव अपघटन होकर के खत्म कर दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। ऐसी सारी चीजों को
जो है जो सूक्ष्मधारियों द्वारा पूर्ण विघटन कर दिया जाता हो उसी को जैव अवघटी प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी है देखिए कौन सा जैव निम्नीकरणी है, निम्नीकरणी कहे या अपघटनी कहे, बात एक ही। ठीक है, तो रबड़ तो है, इन सब की अपेक्षा रबड़ है, लेकिन प्लास्टिक, मरकरी, ये सब चीजें नहीं है। प्लास्टिक भी लिखा है, पॉलीथीन भी लिखा है, रबड़ को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्या था, सतत विकास। प्रश्न भी भूल गया हूं, पहले प्रश्न पढ़ लेता हूं। सतत विकास था, एक एसडीजी लक्ष्य का पूछा था, कौन था। ठीक है, सतत विकास मानव समाज कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ी, हाँ भावी पीढ़ियों के लिए पूछा था, भावी पीढ़ियों की जरूरतों पूरी करने की योग्यता प्रभावित की वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करेगी। ठीक है, सतत विकास वही उसी को कहा जाता है जो भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण किया जाता हो। ठीक है, सतत विकास के अंतर्गत ही ये सारी चीजें आती हैं कि भविष्य की पीढ़ियों को जरूरत की योग्यता को प्रभावित किए बिना, डिस्टर्ब किए बिना, दोहन किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को, दोहन तो किया जाता है लेकिन एक संतुलित दोहन करना होगा, नहीं तो असंतुलन पैदा हो जाएगा और भावी पीढ़ियों के लिए वो समस्या ग्रस्त हो जाएगा। उससे जो है प्राकृतिक आपदाओं से लेकर के भुखमरी तक बहुत सारी चीजें आ सकती है। ठीक है, और अगला था प्रश्न यही है, देखिए सतत विकास से प्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता भी पूरी करे। इसका तात्पर्य मानव समाज का भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जब आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संधित की जा सके। ठीक है, समझ में आ गई बात। आइए 123 का हो गया, धारणी विकास, यही प्रश्न था जी ना, धारणी विकास किसके उपयोग के अंतर्गत, नहीं अंतर्गत नहीं, उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, आइए इसमें न्याय संगत चीजों का प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है दोहन कर रहे हैं तो बिना सोचे समझे। धारणी विकास, विकास की वह धारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकता और शासन भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। आइए 124 नंबर में क्या है, धारणी विकास का लक्ष्य, इसमें कुछ है 2030 तक प्राप्त करना है, यही प्रश्न है 124 नंबर में। लक्ष्य पूछा गया है कब तक प्राप्त करना है, उसका है एसडीजी। एसडीजी वाला था देखिए, इसमें गरीबी कम करना है, बी में भूख था, शून्य भूख, वो भी देखिए करना है, धारण लक्ष्य है उसका। सी में क्या था, सेहत और स्वास्थ्य से संबंधित चीजें थी, ये भी है। लैंगिक समानता प्राप्त करना भी उद्देश्य है। ठीक है, कहीं से भी आपको असमानताओं में कमी, जलवायु परिवर्तन, नवाचार, प्रोत्साहन, ये सब चीजें हैं, लेकिन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का कोई नहीं दिया है। महासागर, समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना, मरुस्थलीकरण रोकना, न्याय, शांतिपूर्ण समावेशी विकास, ये सब 17 लक्ष्य हैं। 17 लक्ष्य में लेकिन अंतरिक्ष वाला नहीं है, तो ये आपके जो है प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए 17 विकास लक्ष्यों में जो कि 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, उसमें अंतरिक्ष का या परमाणु का, परमाणु ऊर्जा से संबंधित, अंतरिक्ष ऊर्जा से संबंधित चीजें नहीं है, बस इतना दिमाग डालिएगा, विकल्प में यही दो फंसाएंगे, कर देंगे परमाणु ऊर्जा या अंतरिक्ष, बस तुरंत वही पहुंच जाना उत्तर में। कुछ चीजें दिमाग से काम की जाती है। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा 125 नंबर प्रश्न में क्या है जी, पर्यावरण सुरक्षा में धारणी विकास एवं कागज थैलों का प्रयोग, प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि है। ये सब आसान प्रश्न है, इनको पढ़ा नहीं जाता है, तुरंत करके चला जाता है। पर्यावरण प्राकृतिक या मानव जनित होता है। ठीक है, चलिए 125 नंबर, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय क्या है। ठीक है, सारा पर्यावरण के गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों को विपरीत परिवर्तन लाना, परिस्थिति संतुलन बनाए रखना, ये सब चीजें जो है सब शामिल है। ठीक है, ये सब जो है पर्यावरण अपकर्ष। अपक्षय, अपक्षय क्या होता है, पर्यावरणीय सुरक्षा कौन सा नहीं है, हैं ये तो जो है 129 में फिर से एसडीजी वाला हो गया है, वही पेज लगा हुआ है, देखते हैं। चलिए प्रश्न को एक बार देख लिया जाए। तो यही था देखिए, भूख शून्य था, लैंगिक समानता भी दिखा दिया, स्वास्थ्य भी दिखा दिया, लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान या परमाणु ऊर्जा जैसी चीजें नहीं थी।
संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? यही कहते हैं सतत विकास, धारणीय विकास के बारे में पढ़ा ना अच्छे से कई बार। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। कभी ऐसा संभव है जनसंख्या बहुत बढ़ जाए और पर्यावरण संतुलित रहे? तो ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, काट करके तुरंत आगे बढ़ जाना चाहिए कि ये सत्य है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न करंट का है, काट दिया। आर्थिक विकास मानव संसाधन में क्या योगदान है? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता। ये प्रश्न तो साच की जरूरत ही नहीं है, ये तो कॉमन सेंस से हल किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, दोनों सही है जी। इसमें क्या प्रूफ तब भी मैं दिखा दिया हूं, लेकिन प्रूफ की ऐसे प्रश्नों में आवश्यकता ही नहीं होती है, कॉमन सेंस की बात है। एसडीजी वाला प्रश्न दिखा दिया। एसडीजी 10 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, 15 में क्या है? ठीक है, जलवायु शिक्षा के बारे में था, जमीन पर जीवन के बारे में था, असमानताओं की कमी है, पानी के नीचे का जीवन, ये सब था कि नहीं? फिर से दिखा देंगे। 129 नंबर प्रश्न है। ठीक है, एक तो एसडीजी में बताया था क्या क्या लक्ष्य है, ये वाला जो प्रश्न था 2030 तक जो सतत विकास लक्ष्य रखा गया है उसमें कौन शामिल नहीं था? टी अंतरिक्ष अनुसंधान या परमाणु ऊर्जा से संबंधित चीजें शामिल नहीं है। अब ये कह रहा है, यहाँ पे दे रहा है एसडीजी 10 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, 15 में क्या है? विकल्प में है जलवायु शिक्षा, जमीन पर जीवन, पानी में जीवन, असमानताओं में कमी। तो ये एसडीजी के संख्या में है, इसका मैं अभी दिखा देता हूँ। किताब का नाम ये है, कोई नहीं मिला है। हाँ, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है तो देखता हूं उसमें। ठीक है, ये भी आर्थिकी से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। शिखर सम्मेलन 1992 एजेंडा 21 संबंधित था, किससे संबंधित था? ओजोन परत से नहीं, प्रदूषण से नहीं, पर्यावरण शिक्षा से नहीं, सतत विकास से था। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग कितने प्रश्न को देखेंगे? एक तो एसडीजी कितने में क्या है, उसके बाद आपका हो गया एजेंडा 21 किससे संबंधित है वो। अगला प्रश्न क्या है? ऐसे प्रश्न लंबे लंबे देख करके डरने की जरूरत नहीं है, पर्यावरण का प्रश्न है, वैश्विक पढ़ नहीं पा रहे हैं, साफ फोटो नहीं आया है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में क्या है ना, बहुत ज्यादा विचार नहीं करना होता है, दोनों विकल्प मारना होता है, 90% सही जाने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, ये करंट का है, छोड़ दिया है। प्राकृतिक संसाधनों का देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया, थोड़ा सा घुमा दिया है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग की प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, इस प्रकार का विकास कहलाएगा। अरे भाई वही है, सतत विकास है, काहे दो बार प्रश्न पूछ रहे हो, यही घुमा फिरा करके। ठीक है, चलो कितने, 4 प्रश्न है, 2-3 करंट था, यहाँ से मैं चर्चा करता हूँ, एसडीजी से शुरू करता हूँ। एजेंडा 21 पूरा टॉपिक ही है ना। एजेंडा 21 क्वेश्चन नंबर 132 सीधा सीधा पूछा था, कौन सा एजेंडा 21 का किस विषय पर आधारित था? ठीक है, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। यह सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। इसका जो सम्मिलित देशों ने जो लक्ष्य बनाया, धारणीय विकास की एक कार्रवाई योजना पर है, एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये किससे संबंधित था? सतत विकास से संबंधित था। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रश्न भी आया हुआ है कि एजेंडा 21 की सही परिभाषा क्या है। यहाँ पे दिया है 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, यह देखो सतत विकास, ओवरऑल कह सकते हो सतत विकास, ऑप्शन में आपके वही था सतत विकास। एजेंडा 21 लोग सेम प्रश्न देखना है। एजेंडा 21 क्या है, सतत विकास कहाँ आया है? ROAR 2014 प्री में। ठीक है भैया, चलो एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? 4 समझौते। कितने अध्याय हैं? ये सब। वर्तमान में जनसंख्या का सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य की ऊर्जा के अन्य संसाधनों को बचत, सेम टू सेम वही प्रश्न जो आ गया 2018 में, संपोषणी विकास। ठीक है, सतत, उसमें संपोषणी विकास नहीं है तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, वो एसडीजी वाला कहाँ गया जी? एसडीजी वाला तो ऊपर छूट गया ना। एसडीजी वाला, हाँ ये है एसडीजी वाला। देखो 10 इसमें मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि ये छोड़ दिया था। इसमें क्या है? 10 में असमानताओं में कमी, कोई बात नहीं, एक नहीं मिला ना, बाकी तो सब मिल रहा है। 13 में क्या था? 10 का नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने अलग से ऐड कर दिया। 13 तो जलवायु परिवर्तन का है ना, तैयार करो अच्छे से।
14 में एसडीजी 13 में देखो जलवायु परिवर्तन, एसडीजी 14 में समुद्री संसाधनों या जल में जीवन, वनों का संवहन एसडीजी 15 में है कि नहीं है। तो 3 विकल्प मिल गया, तो एक बचेगा तो अपने आप हो जाएगा, नहीं भी पता रहेगा तो। ठीक है, इस प्रकार से ये सब एजेंडा 21 वाला प्रश्न हो गया। ठीक है, एजेंडा 21 हो गया खत्म। धारणी विकास क्या है, धारण क्षमता, सतत विकास का आधार क्या है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, ये सब मिलते जुलते हैं। आज सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य के आर्थिक विकास। अरे भैया क्या चाह रहे हो, सेम टू सेम मुझे प्रश्न मिल जाए, ऐसा थोड़ी ना, न हुआ है न होगा। बहुत ही कम प्रश्न ऐसे होंगे। उसी को भाषा शैली को चेंज कर देगा, वाक्य घुमा देगा, वाक्य दूसरा बदल देगा, शैवाल की जगह समुद्री घास देगा, घास की जगह शैवाल दे देगा, है संपोषणी की जगह जो है कुछ और दे देगा। तो भाषा को समझिए, भाषा को पकड़िए। ये सब पकड़ने का काम जो है बार बार मेहनत करने से होता है। यहाँ भी आ गया, स्थायी विकास के उपयोग के लिए अंतरपीढ़ीगत समझौता का विषय है भाई प्राकृतिक संसाधनों के मामले में। ठीक है, दुनिया भर का प्रश्न आया हुआ है, बात करते हैं। 147 एक छूटा हुआ था, छिपा हुआ प्रश्न लास्ट में है, वेटलैंड दिवस। इससे आसान क्या प्रश्न होता है जी। 147 नंबर 2 फरवरी को 1971 को ईरान रामसर में हस्ताक्षरित आर्द्र भूमियों का अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2021 में विश्व आर्द्र भूमि ये था थीम, अभी नया वाला तैयार करना करंट अफेयर से। ठीक है, 117 नीचे कैसे रह गया। 117 नंबर क्या है, पोषण स्तर है, वही पोषण स्तर 117 में था, पोषण कैसे बनते हैं ये सब दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो एक प्रश्न छूट गया था जो कि ए कहाँ है, ये है वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, 147 नंबर। टोटल हो गया, आपने देखा कि इसमें देखो पीसीएस में लगभग 32-33 प्रश्न है। 30 प्रश्न का मैंने साक्ष्य दे दिया, 2 प्रश्न 3 प्रश्न मान चलो नहीं था, सेम टू सेम, सेम टू सेम मतलब एग्जैक्ट नहीं था। ठीक है, बाकी सेम टू सेम का सदस्य है, सदस्य थोड़ी ना कोई प्रश्न आता है। अब चलते हैं आरओ। पीसीएस में प्रश्न लगभग आया है पर्यावरण और साइंस दोनों मिलाकर के 32 से 33 प्रश्न। इसमें मैंने 30 प्रश्न साक्ष्य दे दिया है, गिनती कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं आरओ की तरफ। ये सब आरओ के प्रश्न है। आरओ 2023 इसमें कम प्रश्न आए हैं, दोनों को मिलाकर के 13-14 प्रश्न है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, वो सॉरी बढ़ता है। अब इसमें है तो बहुत आसान प्रश्न, बार बार आया हुआ है, सेम टू सेम भी आ गया है, लेकिन आपको पढ़ना है नहीं तो कैसे करोगे। आईएएस प्री 2001, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल क्वथनांक बिंदु घटता है। कहेंगे भैया कि काहे इसमें क्वथनांक यूज किया है, इसमें तो हाँ क्वथनांक, चलो खुश हो जाओ, क्वथनांक यहाँ पे है। यहाँ क्या कह रहा है, घटता है। यहाँ भी वही चीज है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्या होता है। यहाँ पानी है, अब कहेंगे पानी क्यों दिया, पानी यहाँ है वहां तो जल है। अरे भाई पानी जल एक ही होता है, घटता है। ठीक है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है या फिर घटता है। लो 100% सेम टू सेम मिल गया, यही चीज तो है जी। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी क्वथनांक घटता है, यहाँ कह रहा है ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ जल क्वथनांक बिंदु घटता है। तात्पर्य एक ही है, प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया है ना। और यहाँ पर क्या उत्तर है, ए गलत है, आर सही। ठीक है, व्याख्या पढ़ लेते हैं। पृथ्वी की सतह से बढ़ती ऊंचाई के अनुपात में वायुमंडलीय दाब घटता है। ठीक है, वायु के घटते दबाव के साथ साथ जल का क्वथनांक भी घटता है। ठीक है, संतुष्ट, एकदम सही उत्तर, सेम टू सेम मिल गया। चलो आगे बढ़ो भैया। आगे बढ़ने के बाद पहुंचते हैं हम लोग विटामिन की तरफ। विटामिन सी, अरे बाप रे बाप, इतना कठिन, इससे सरल क्या हो सकता है, बिना देखे मैं मिला दूं। विटामिन ए रतौधी, सबसे सरल वाला पहले मिला लो, मत जाओ विटामिन बी1 फालिक अम्ल डर लग रहा है। विटामिन सी तो पता है ना स्कर्वी होता है कमी से। ए क्या है, रतौधी है। बी1 बेरी बेरी, ब से बी1, बी से बी1, ब से बेरी बेरी, ऐसे रट लो। बचा फामिक अम्ल, नहीं पता है फालिक अम्ल क्या होता है।
तो एक विकल्प जब बच गया तो इसके सहारे अपना सब करके चले आओ चुपचाप, है। और साच की बात है, कहा देखो, ऐसे प्रश्न बार बार पढ़ो। अस्कर्वी विटामिन से, बेरी बेरी विटामिन ए, दो उत्तर मिल गया। निशानता क्या है, आंख से संबंधित है। इस प्रकार से यहाँ देखो, फोलिक या फामिक अम्ल मिल गया ना रक्ताल्पक जी। इस प्रकार से विटामिन ए भी दिया हुआ है, विटामिन सी भी दिया है, दो तीनों उत्तर मिल गया इसी से। ये लिस्ट दिया हुआ है। विटामिन ए को क्या कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन बी1 को थाइमान कहते हैं, इससे होने वाला रोग है। विटामिन बी को राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन 3 को नियासिन या निकोटीन अम्ल कहते हैं। ये सब पूरा बढ़िया से दिया तो है, पढ़ो ना भाई। फोलिक अम्ल या फालिक अम्ल छिड़ता है ना, वही रक्ताल्पा जो विकल्प में दिया है वही है रक्त छीड़ता या रक्ताल्पा, ठीक है। चलिए, ये देखो लुसेंट का पेज है, इसमें भी पूरा लिस्ट बना करके विटामिन का दिया है। रासायनिक या वैज्ञानिक इसका नाम क्या है, इससे होने वाले रोग क्या है, इसके स्रोत क्या है, इतना अच्छे से दिया है, पढ़ो एक बार मेहनत करके। एक सेल के आरा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे रोशन किए जाते हैं, कितनी खपत होगी। ये साइंस का प्रश्न है, मैथ का नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। साइंस का है प्रश्न। जब जीव विज्ञान, ये क्या होता है, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, रसायन विज्ञान है ना जी, तो भूगोल में आता है प्रश्न ना। यही प्रश्न देखो, यहाँ 200 वाट 15 24 दे दिया है। यहाँ पे कह रहा है एक सुरंग में, अरे कोई बात नहीं, सिलक्यारा सुरंग कहे चाहे अटल टनल कहे, बात लिखिए, ठीक है, बस इसका सूत्र जान लो, ठीक है। यहाँ 100 वाट है, ऊपर वाले प्रश्न 200 गुणे 15 गुणे 24 बटे 1000 से काट दिया, या 72 आ गया उत्तर की नहीं जी, यही 72 यूनिट आ गया कि नहीं, पढ़िए अच्छे से। निम्नलिखित में कौन रॉकेट सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। आओ, रॉकेट नूतन कहो या सिद्धांत कहो, न्यूटन का गति का नियम। अब विकल्प पढ़ो, कहा है गति का नियम, ये है तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं। यहाँ तो प्रश्न जस्ट नीचे जो है उत्तर दे दिए हैं। निम्नलिखित को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए, एक्सरे, औरत क्रिया, दृश्य, रेडियो, ठीक है। आइए, ये बाबा देखो, रेडियो तरंग, इसके बाद माइक्रोवेव जिसे सूक्ष्म तरंग कहते हैं, औरत किरण, विकिरण, फिर दृश्य प्रकाश, परावैगनिक किरण, एक्स किरण, सबसे लास्ट में गामा, सबसे फर्स्ट में रेडियो, सबसे फर्स्ट में रेडियो, सबसे लास्ट में गामा, है ना। ये देखो, सबसे फर्स्ट में रेडियो, 4 नंबर, एक इतना सरल विकल्प बना दिया, एक ही से मिल गया, काम ही खत्म हो गया, ठीक है। अब गामा नहीं है तो गामा से पहले एक्सरे है ना जी, ये देखो ना, गामा है लास्ट में, इससे पहले एक्सरे है कि नहीं, समझ नहीं आ रही बात, तैयार करो अच्छे से। चलिए आगे बढ़िए। ये कहाँ से, अच्छा चलो ठीक है, ये भी साइंस पर्यावरण सब मिक्स ही प्रश्न है। एक जनसंख्या है तो जनसंख्या 11 जुलाई को, ठीक है। तो भैया जनसंख्या हो गया आपका 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को। विश्व वन दिवस 3 मार्च को, बहुत बार पढ़ाया हूँ। ओजोन दिवस सरल तो कोई प्रश्न है ही नहीं, 50 बार। विश्व स्वास्थ्य दिवस बच्चा 7 अप्रैल नहीं पता है तो है। तो ए का हो गया 2, इस महान व्यक्ति को जो इसने टिक मारा है मैं सलाम करूंगा, ठीक है। तो यहाँ तो देखना ही नहीं, आ जाओ यहाँ, विश्व जनसंख्या दिवस 2 जुलाई, दो एक में मिल गया, फिर ऊपर वाले में भी है, कोई बात नहीं। विश्व ओजोन दिवस सी का 4 है, सी का 4, चलो यार देखो अलग हो गया, बस काम खत्म, मिल गया, आगे बढ़ो। रूप की बात करेंगे, विश्व वन दिवस कब है, 3 मार्च। अरे मैंने नहीं लिखा है, गलत प्रश्न बना दिया था, स्टार लगाया है, तो मैंने सही करके विकल्प लिखा, 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, 16 सितंबर को, ठीक है। बहुत बार प्रश्न आया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। 1987 से शुरू हुआ था, जब 5 बिलियन जनसंख्या हो गई थी, उसी खुशी में या दुख में जो भी है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, कितनी बार प्रश्न आया है जी। अब इसको भी गलत करके कोई आ रहा है, बाप रे बाप। मिनीमाता रोग कैसे हुआ है, लेड से हुआ है, मरकरी से हुआ है, कैडियम से हुआ है, बहुत बार आया है मरकरी पारा, ठीक है। जापान खाई क्या है, पारा मरकरी, मिनीमाटा व्याधि निम्न धातु के हानिकारक मात्रा के कारण हुई थी,
है ना। जापान की मिनी माता की खाड़ी में 12 समन्वित मछलियां, जो 12 खा ली थी मछलियां, उनको फिर व्यक्ति ने खा लिया, हो गया मिनी माता व्याधि। किसका है? पारद का है। पारद को ही मरकरी बोलते हैं अंग्रेजी में। जापान में 1953 में होने वाली मिनी माटा व्याधि किसके कारण हुई? मछलियों को खाया। मछलियों ने क्या खाया? पारद खाया, है ना। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण में निम्नलिखित में कौन सा कदम सही है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानून ढांचा प्रदान करता है। दूसरा, प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है। ओके, चलिए साच देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू हुआ। वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया। इसमें कुछ कुल धाराएं हैं 66, जिन्हें 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। समझ में आ गई बात? अतः यदि कछुए की प्रजाति को अनुसूचित फर्स्ट के तहत संरक्षित घोषित किया गया है, तो उसे भी संरक्षण वही सकता। मतलब कहने का है, इस अधिनियम के तहत जो 66 धाराएं, 7 अध्याय, 6 अनुसूचियां हैं, इनमें जिसे जिसे भी शामिल किया गया है, चाहे वह कछुआ हो, चाहे वह पौधा हो, उन सभी को संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है। जैसे यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची 6 में रखा गया है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है। तो ये जो प्रश्न था यही था। कानूनी ढांचा केवल जंगली जानवरों के लिए कह रहा है। केवल शब्द ही लगा दिया तो बड़ा ही सतर्क हो जाया करो। जो भी जिस भी विकल्प में प्रश्न में केवल शब्द लगाया करे, वहां थोड़ा कान खड़ा कर लिया करो। ठीक है। केवल जंगली के लिए नहीं है, इसमें जो है घास का भी मैंने उदाहरण दे दिया। यदि घास को भी किसी घास को संरक्षण प्रदान किया गया है, तब भी होगा। इस प्रकार से पहला हो गया गलत। प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है, तो एशिया से संबंधित है, तो ये प्रश्न हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। भारत में प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत, देखो यहाँ विकल्प गलत छपा हुआ है, तो ध्यान रखना। फरवरी 1992 में शुरू किया गया था, तो यहाँ 1992 लिख देना। ये सही है, आगे याद रखना। ठीक है। भारत में एशियाई एक्स की सर्वाधिक संख्या, आज लगभग 20 से 25 हजार एक सदाबहार वनों, इन सब में इनका प्रमुख निवास है। और इस प्रकार से जो है इनकी संख्या है। इसमें है हाथी, तो लंबा प्रश्न है आईएएस को बना हुआ। संरक्षण उसे प्राप्त है जरूर है। रमेश की ऊंचाई 5 फीट है, रमेश की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त करिए। तो भैया ये प्रश्न जो है 5 फीट का है, चाहे 6 फीट का है, एक सूत्र होता है, 1 नैनोमीटर बराबर 10 माइनस 9 होता है। यहाँ पे गुणा कर लीजिए। जैसे इसका हुआ है 6 का निकाला गया है, उसी आधार पर यहाँ पे 5 फीट का कह रहा है या 4 फीट का कह रहा है। यहाँ पे 5 फीट कह रहा है, तो इसी प्रकार से निकाल लीजिए। 5 गुणे इतना 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 152.5 आ गया। ये विकल्प देखो 152, 9 का ध्यान रखना, ये 8 करके चल नहीं चले आना। ठीक है। इस प्रकार से इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको निकालना आ जाएगा। 1 नैनोमीटर में कितना होता है? सेंटीमीटर पूछेगा तो 7 हो जाएगा, नैनोमीटर पूछेगा 8 हो जाएगा। इसका ध्यान रखना। गुर्दे की पथरी, बहुत ही आसान अच्छा प्रश्न है। ऑक्सालेट का क्रिस्टलीकरण, ऑक्सालेट का क्रिस्टलीकरण। साक्ष्य देखोगे। मानव वृक्क, अश्मरी, किडनी स्टोन में पाया जाने वाला रासायनिक हेतु हो गया। ऑक्जेलेट, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम कैल्शियम ऑक्जेलेट की। कई बार प्रश्न पूछा गया कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न। आई मेसान की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, बकायदे यहाँ पे लिस्ट दिया है। इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई है? 32 में हुई है, चैडविक ने किया है। ठीक है। फिर आ जाओ, कहाँ गया प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है 1897 दिया है, प्रोटॉन का दिया हुआ है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। स्विमिंग पूल में वास्तविक गहराई कम गहरा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है, परावर्तन है, अपवर्तन है। ठीक है। तो एक आपने पढ़ा होगा साइंस, अगर अच्छे से पढ़ा होगा, तो भारी भरी बाल्टी हो या कोई स्विमिंग पूल हो, एक ही काम करेगा। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है, तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट दिखाई देने लगेगा। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है, तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर दिखने लगेगा। दोनों कथन सही है। अगर आपने इसे प्रैक्टिकल किया होगा, गांव वगैरह में बदमाशी करके पानी के अंदर से झांकने का प्रयास किए होंगे, तो इस तरह की चीजें प्रैक्टिकल में होता है। और नहीं किए हैं
तो पानी का सिक्का, एक सिक्का लेकर के बाल्टी में डाल दीजिए या स्विमिंग पूल हो उसमें डाल दीजिए, तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कि जो स्विमिंग पूल या बाल्टी में पानी का सिक्का पड़ा हुआ है, वह सिक्का अपने वास्तविक स्थल से ऊंचा लगता है कि ये यही तो है, और पता लगा वो बड़े गहरे में होता है। वहीं आप अंदर से, पानी के अंदर से झांकेंगे तो कोई चीज आपको और दूर दिखाई देगा, है ना। वही चीज है, यहाँ पे भरी बाल्टी की बात कर दिया है, यहाँ पे स्विमिंग पूल की बात कर दिया है। तो भैया थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट करिए, समझने की कोशिश करिए, है ना। बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल है। पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाना, इन सब से तो अच्छा ही है, बचाव तो हो ही जाता है। कार में बिजली गिरी तो एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं करता। बात दोनों सही है कि नहीं है? आइए, सेम प्रश्न के चक्कर में मत पड़िए, लेकिन कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। तड़िक चालकों को बनाने में लोहे के छड़ों के पश्चात तांबे की छड़ों की वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि लोहे की तुलना में तांबा चालक होता है, वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से आक्षेपित नहीं होता है। तो चलो, वायुमंडलीय परिस्थितियों की बात है, यहाँ पे बात है तड़िक चालक की, उसमें भी वो कार्य करता है। ठीक है, तड़ित चाल को बनाने में तांबे की छड़ी दी जाती है, क्योंकि तांबा लोहे गुना अधिक वायुमंडलीय, तो वही सेम रिपीट कर दिया है। यहाँ आइए, तड़ित बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है, क्योंकि इसे अधिक मात्रा होती है, इसकी होती है, ऐसा दिया हुआ है। तो ये दोनों इसका उत्तर सही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे आप, और किताबों में डिटेल में जाकर पढ़ लीजिएगा तो समझ में आएगा, दोनों चीजें सही है। इस प्रकार से देखो, सारे प्रश्नों का पर्यावरण भी इसमें शामिल कर दिया है, और मैंने, और जो है आपका कौन शामिल कर दिया? विज्ञान। तो ये सब विज्ञान पर्यावरण दोनों का साथ हो गया। बचा है इकोनॉमिक्स का, और किसका बचा है? हिस्ट्री का करा दिया, पॉलिटिक्स का करा दिया, और जियोग्राफी का करा दिया। आज साइंस और पर्यावरण 5 चीजों करा दिया। हाँ, यूपी स्पेशल और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, इसका भी करा देंगे। और ये है जिसकी रोज चर्चा करते हैं, हिंदी। हिंदी का ये एक रामबाण नोट, समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी, 5-6 किताब मिला करके पढ़ेंगे, तब आप जो है 55, 56, 54, 53, 57, 58, है ना, इस तरह से प्रश्न करेंगे 5-6 किताबों का जब बोझ पालेंगे। लेकिन ये ऐसी किताब है जिसे आप पढ़ करके अकेले इस किताब से 55 तक स्कोर कर सकते हैं। जब जब ये किताब से 55 या 55 प्लस स्कोर कर सकते हैं, तो क्यों 10 किताबों का बोझ पाल रहे हो? बहुत मेहनत से, मेरा खुद का हैंड राइटिंग नोट्स है, और इसी से भी RO 2023 में 56 प्लस प्रश्नों को मैं दिखा चुका हूँ, वीडियो बना हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। और ये हर जगह, लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, दिल्ली, हर जगह उपलब्ध है। और जहाँ दूर दराज क्षेत्रों में, गांव वगैरह में नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ ऑनलाइन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी मंगा सकते हैं। और अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, हमें मैसेज करें, कमेंट करें, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, या जो भी सुविधा होगी वो मैं देने की कोशिश करूँगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।